नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव प्रचार का शोर अब पूरी तरह थम चुका है। रैलियों की भीड़, नेताओं के तीखे भाषण, रोड शो की चमक और आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो चुका है। अब बारी है जनता की, उनकी वोट डालने की। वहीं ममता बनर्जी के उम्मीदवार सीधे लोगों के घरों में जाके धमकाने लगे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। इस चरण में कुल 152 सीटों पे मतदान होता है, जो किसी भी पार्टी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। पिछले चुनाव की बात करें तो इन 152 सीटों में से 59 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जबकि 93 सीटों पे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जीत हासिल की थी। यही कारण है कि इस बार का पहला चरण बेहद निर्णायक बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बड़ा मौका है कि अगर वह इन सीटों पे अच्छा प्रदर्शन करती है तो वह अपने आंकड़े को तेजी से बढ़ाकर सत्ता के करीब पहुंच सकती है। वहीं टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मजबूत गढ़ को बचाने की है। सिर्फ बचाना ही नहीं, बल्कि अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाना भी उसके लिए जरूरी है। लेकिन इस बार जो माहौल बनता हुआ दिख रहा है वह पहले चुनावों से अलग नजर आता है। कई इलाकों में टीएमसी के गढ़ में सेंध लगती दिख रही है और बीजेपी अपने पुराने आंकड़े 59 से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान उठाए गए मुद्दे, नेताओं के बयान और जनता की प्रतिक्रिया, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि मुकाबला इस बार पहले से कहीं ज्यादा कड़ा है। इन 152 सीटों का भूगोल भी बेहद दिलचस्प है। इसमें उत्तर बंगाल की बड़ी संख्या में सीटें शामिल है, जबकि कुछ सीटें दक्षिण बंगाल की भी है। जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग जैसे इलाकों में बीजेपी पहले भी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। इसके अलावा झारग्राम, पुरुलिया और बांकुरा और पश्चिमी मेदिनीपुर जैसे क्षेत्र, जिन्हें सामूहिक रूप से जंगल महल कहा जाता है, इनमें भी इस चरण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर बंगाल के इलाकों की बात करें तो यहाँ की संस्कृति, भाषा और सामाजिक संरचना कुछ हद तक असम से मिलती जुलती है। यही कारण है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहाँ जमकर प्रचार किया। उन्होंने टीएमसी पे तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश की। उनके भाषणों ने यह स्पष्ट संदेश था कि बीजेपी कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। इसी तरह योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल में कई रैलियां की। उन्होंने अपने भाषणों में यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर बीजेपी को मौका मिला तो बंगाल में भी अपराध और अराजकता पे सख्ती से लगाम लगाई जा सकती है। जंगल महल की क्षेत्र की बात करें तो यहाँ लगभग 40 सीटें हैं, जिनमें आदिवासी और कुर्मी समुदाय का बड़ा प्रभाव है। यह इलाका लंबे समय से उपेक्षा और विकास की कमी का सामना करता रहा है। कुर्मी समुदाय की सबसे बड़ी मांग उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की रही है। इस मुद्दे को लेकर पहले भी बड़े आंदोलन हुए, लेकिन राज्य सरकार से उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की है। पार्टी ने कई कुर्मी नेताओं को टिकट दिया है, जिनमें विश्वजीत महतो का नाम खास तौर पे चर्चा में है। उनके परिवार का क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। पिछले चुनावों में भी वोट कटने के कारण बीजेपी को नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार पार्टी ने रणनीति बदलते हुए ऐसे नेताओं को अपने साथ जोड़ा है। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना जैसे इलाके टीएमसी के पारंपरिक गढ़ माने जाते हैं। मुर्शिदाबाद में पिछले चुनाव में टीएमसी ने 22 में से 20 सीटें जीती थी, जबकि दक्षिण 24 परगना में उसने लगभग सभी सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन इस बार इन इलाकों में भी चुनौती बढ़ती दिख रही है। यहाँ बीजेपी के अलावा कांग्रेस, वामदल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी मैदान में है। एआईएमआईएम ने मुर्शिदाबाद में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने की संभावना बढ़ गई। इसके अलावा आईएसएफ और वाम दलों का गठबंधन भी टीएमसी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कांग्रेस भी इस बार कुछ सीटों पे मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। अधीर रंजन चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका स्थानीय प्रभाव अभी भी मजबूत माना जाता है और इससे टीएमसी को नुकसान हो सकता है। मालदा क्षेत्र में भी राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। यहाँ मौसमी नूर के कांग्रेस में लौटने से टीएमसी को झटका लगा है। गणी खान चौधरी परिवार का इस इलाके में गहरा प्रभाव है और उनके कांग्रेस में जाने से पार्टी को मजबूती मिल सकती है। अगर इन सभी कारकों को एक साथ देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इस बार का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं रह गया।
यह एक बहुकोणीय मुकाबला बन चुका है जिसमें हर सीट पे अलग अलग समीकरण बन रहे हैं। बीजेपी जहां हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं टीएमसी अपने कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान को आधार बनाकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर भी एक बड़ा फैक्टर बनती दिख रही है। जनता के बीच यह भावना भी उभर रही है कि बदलाव की जरूरत है। लंबे समय से एक ही सरकार होने के कारण कुछ वर्गों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं बीजेपी को अभी तक पूरी तरह टेस्ट नहीं किया गया है, जिससे कुछ मतदाता उसे एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अगर पहले चरण के रुझानों की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी अपने 59 सीटों के आंकड़ों को काफी आगे ले जा सकती है। कुछ आकलनों में यह संख्या 100 से 110 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह पूरी तरह चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगा, लेकिन रुझान बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव उनकी रणनीतिक पकड़ की असली परीक्षा होगी। अगर उनके गढ़ में सेंध लगती है तो आगे के चरणों में उनके लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। वहीं हार को देखते हुए ममता के उम्मीदवार वोट न देने पे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे वायरल एक वीडियो ने चुनावी माहौल में तनाव बढ़ा दिया है। आरोप है कि एक स्थानीय नेता ने वोटरों को खुली धमकी दी, जिससे निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल खड़े हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना 100 ग्राम गांव की है, जो लाभपुर विधानसभा क्षेत्र से आता है। वीडियो में टीएमसी के स्थानीय नेता दलीम शेख कथित तौर पर कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर वोट इधर उधर गया तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। यह बयान ऐसे समय आया जब राज्य में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। देखिए इस वीडियो में। চুপচাপ থাক, পিস করে দেবো ভাইকে বললো মুখো নুরালিকে বলো করবো 4 তারিখের পর বাড়িতে বাস করতে পারবো না। এটা দেখে 4 তারিখ কিছু 4 তারিখের পর খান কিরবাটাকে মেম্বার মিগো রানা সিং এর থাকবে, এমএলএ থাকবে ফিকের বেটা শালা এমনি তো শালা ফিট রাখে বেটা দালাল প্লেট বার করে দেবো বলছি ভোটের পর যে তোর কোনো বাপ থেকে আসবে প্লেট বার করে দেবো। ওই পায়ের যে প্লেট ফুট আছে এইখানে অপারেশন করে বার করে দেবো। বলো না, আমি যে বলেছি তো আগে সেদিন যে বলো না বে ডালিম ছাড়া নাই বলি স্যার ডালিমের একটা ভোট দেবো সাঙ্গাই। আর যে কোটা ভোট দিবি না, যদি 100টা পরে বলি দেবো এই বাড়ি আর সেই বাড়ির করে ব্যবস্থা করে দিবে, আমরা ধরে নিয়ে আসবো। बताया जा रहा है कि यह बयान एक पार्टी मीटिंग के दौरान दिया गया, जहां नेता ने कथित तौर पे दावा किया कि उन्हें वोटरों की पूरी जानकारी मिल जाएगी किसने किस पार्टी को वोट दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी ने टीएमसी के अलावा किसी और दल को वोट दिया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस घटना ने खासतौर पर वीरभूमि जिले, संवेदनशील जिलों में मतदाताओं के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। लाभपुर से बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष ओझा ने आरोप लगाया कि पुलिस निष्पक्ष नहीं है और सत्ताधारी दल के प्रभाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकियों के बीच आम लोग बिना डर के मतदान कैसे कर पाएंगे। बीजेपी ने इस मामले की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से की और केंद्रीय बलों से सख्त कार्रवाई की मांग की। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की है। जानकारी के अनुसार पहले चरण में करीब 2.4 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं, यानी औसतन हर 140 वोटरों पर एक जवान मौजूद रहेगा। चुनावी माहौल पर असर विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के वीडियो और बयान चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पे सवाल खड़ा करता है। ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई न होने पर मतदाताओं का भरोसा कमजोर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन यदि चुनाव से पहले ही डर और धमकी का माहौल बनता है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि प्रशासन और चुनाव आयोग इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। वहीं पहले चरण की 152 सीटें यह तय करेगी कि बंगाल में बदलाव की बयार बह रही है या ममता बनर्जी का किला
अभी भी अवैध है। वर्तमान रुझानों और रणनीतिक गठबंधनों को देखते हुए बीजेपी अपनी 59 सीटों के पुराने आंकड़े को पार कर 100 से 115 सीटों तक पहुंचने की कोशिश में है। यदि बीजेपी इस पहले चरण में ही बड़ी बढ़त हासिल कर लेती है तो शेष चरणों में टीएमसी के लिए वापसी करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ममता बनर्जी के लिए चुनौती अपने कोर वोट बैंक, महिलाओं और अल्पसंख्यक को एकजुट रखने की है, जबकि बीजेपी की पूरी कोशिश हिंदू मतों के ध्रुवीकरण और जंगल महल जैसे क्षेत्रों में सेंध लगाने की है। बंगाल का यह चुनावी संग्राम अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर एक सीट सत्ता के शिखर तक पहुंचने की सीढ़ी साबित हो सकती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।